हुँ, नमस्कार है, स्वागत है आपका। आर्थिक समीक्षा का सेशन नंबर 2 अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले चैप्टर में हमने कई सारी चीज़ें देखी थी, उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाएँगे, जिसमें हम राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा यहाँ पे जो टॉपिक चल रहा था आर्थिक समीक्षा में, तो आर्थिक रिव्यू सर्वे की बातें कर रहे हैं, सारी करंट की बातें कर रहे हैं। तो आगे इस सेशन में हमें देखना पड़ेगा राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक थोक मूल्य सूचकांक जिसको होल प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। होल प्राइस इंडेक्स इसका जो आधार वर्ष है ये पूछा गया एग्जाम में कई बार। आधार वर्ष हमें पता होना चाहिए 1999 से 2000। अगर आपको ये इक्वेशन पूछे 1999 से 2000 इक्वल 100 तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। तो हमें राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक यानी होल प्राइस इंडेक्स का आधार वर्ष पूछे तो आपको 1999 से 2000 करना है, इक्वल 100 करना है। ये बात हमें सीखनी है। देखो होता क्या है थोक मूल्य सूचकांक, तो हमें ध्यान से समझना है, इस बात को ध्यान से सुने सब बच्चे। मुद्रास्फीति दर को व्यक्त करने वाला सूचकांक भी मानते हैं इसको, तो आपको एक लाइन लिख लेनी है। मुद्रास्फीति मुद्रास्फीति दर को व्यक्त करने वाला सूचक इसे कहते हैं। होता क्या है एक्चुअल में, हमें ये समझना है थोक मूल्य सूचकांक में होता क्या है। इसमें प्राथमिक वस्तुएं, कृषि वस्तुएं, कच्चे माल समूह की कीमतें, औद्योगिक उत्पाद समूह, खाद्य व अखाद्य वस्तुएं आदि के सापेक्ष मूल्यों को होने वाले परिवर्तन को मॉनिटर किया जाता है। उनकी देखरेख की जाती है कि किसमें उतार चढ़ाव हो रहा है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें प्राथमिक वस्तुएं हैं वो कितनी इंक्लूड है, किन किन चीज़ों का किया जाता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो थोक मूल्य सूचकांक है इसकी जो रिपोर्ट प्रति माह जारी की जाती है। प्रति माह जारी की जाती है। इसको जारी कौन करता है तो हमें पता होना चाहिए। होल प्राइस इंडेक्स को जारी करने का जो काम है वो है आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय। ये भी बात कई बार पूछी गई है, सांख्यिकी निदेशालय हर लाइन में क्वेश्चन है, तो आप इंपॉर्टेंट करते जाए, इनको सीखते जाए। तो इसकी जो थोक मूल्य सूचकांक की जो रिपोर्ट एवरी मंथ से रिलीज की जाती है, होल प्राइस इंडेक्स को आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय रिलीज करता है इसकी रिपोर्ट को। और इसमें इस रिपोर्ट में 154 वस्तुओं को शामिल किया जाता है। 154 वस्तुओं को शामिल किया जाता है। ये बात भी कई बार पूछी गई है, कितनी वस्तुओं को शामिल किया जाता है। 154 वस्तुओं को शामिल किया जाता है। तो ये बात हमें पता होना चाहिए। अब 54 में कैसे, जैसे इसमें 75 जो वस्तुएं हैं वो प्राथमिक वस्तुएं होती है। प्राथमिक वस्तुएं, ये बात हमें इंपॉर्टेंट याद रखनी है भाई। प्राथमिक वस्तुएं कितनी, 75। 69 जो वस्तुएं हैं वो है विनिर्मित उत्पाद समूह की वस्तुएं। विनिर्मित, जिनको कच्चे माल से बनाया जाता है। विनिर्मित उत्पाद समूह की वस्तुएं, ये पता होना चाहिए। तो 75 प्राथमिक, 69 विनिर्मित उत्पाद समूह। और ये पूछा गया है एग्जाम में, एक में पूछा गया था 10 ईंधन शक्ति 10 ईंधन शक्ति, प्रकाश व उपस्नेहक समूह की वस्तुएं शामिल है। उपस्नेहक उपस्नेहक बोला है मैंने, उपस्नेहक की वस्तुएं शामिल है। उपस्नेहक के समूह की वस्तुएं शामिल है इसमें। तो 75 प्राथमिक वस्तुएं, 69 विनिर्मित उत्पाद समूह की वस्तुएं, 10 ईंधन शक्ति व प्रकाश उपस्नेहक के समूह की वस्तुएं शामिल है इसके अंदर। तो इसमें देखो ये जो प्राथमिक वस्तुएं हैं इसका एक डेटा, एक इसका भारांकन, मतलब भारांकन इसका रिलीज किया जाता है डेटा, वही समझना होता है कि जैसे प्राथमिक वस्तुएं होती है इनका भारांकन जो रिलीज किया गया था वो है 33.894। भारांकन नहीं है, भारांकन सूचक मतलब होता है इसका। अगर ये विनिर्मित का पूछे, विनिर्मित का पूछे, विनिर्मित उत्पाद समूह का, तो ये भी आपको याद करना है क्योंकि ये डेटा के क्वेश्चन है। 49.853 भारांकन है। अगर यही पूछे ईंधन शक्ति का, ईंधन शक्ति प्रकाश उपस्नेह का पूछे तो हमें पता होना चाहिए 16.253 भारांकन इसके सूचक हैं। तो ये तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें पता रखनी है। 154 वस्तुओं में आपको मैंने ये कैलकुलेट करके बताया कि ये चीज़ें ऐसे होती है। तो प्राथमिक का भारांकन, विनिर्मित का भारांकन और ईंधन शक्ति प्रकाश उपस्नेह का भारांकन 16.23253 भारांकन है। ये हमें पता होना चाहिए इन चीज़ों का। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, इसमें घटत बढ़त क्या रही है, तो हमें करंट का ये पता करना, ये लाइन आपको सीखनी है। इसको इंपोर्टेंट कर ले, मतलब थोक मूल्य सूचकांक, होल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक,
अब इसमें देखो जो 2019 का अगर भारांकन देखें इसका, तो 2019 से 310.56, मतलब इससे, मतलब ये था 2019 का 356 से बढ़कर अभी जो 2020 का हम देख रहे हैं पिछले साल का, तो ये हो गया था 330.86। कुल मिला के ये 310 से 330 जा रहा है, तो ये कुल मिला के कितनी वृद्धि होती है इसमें, ये देखने वाली बात है। तो 6.54% की वृद्धि दर्ज की गई है, वृद्धि दर्ज की गई, ये पता होना चाहिए। अगर यही डाटा अगर अखिल भारतीय का लें, अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक का लें, अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक का लें, तो ये हमारा थोक मूल्य था, लेकिन ये अखिल भारतीय का, इसके दो स्टैंडर्ड रिपोर्ट तैयार किए जाते हैं। अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक का अगर वर्ष का डेटा अपन चेक करें, तो उसकी 2019 की रिपोर्ट में 212.2 से कितना बढ़ा, ये 2019 का, 2020 में बढ़ जाएगा, 212 से बढ़ गया था ये 221.7, 212 से 221 गया। कुल मिला के ये 0.41% की वृद्धि होती है। ये दोनों लाइन आपको याद करनी ही पड़ेगी, इसमें कोई शॉर्ट आउट नहीं है। डेटा है, नंबरिंग डेटा, ये सांख्यिकी डेटा, इसको ऐसे याद करना होता है। तो आपको थोक मूल्य सूचकांक में इतनी सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, ये करंट का रिव्यू है और ये आपको समझना ही पड़ेगा इस बात को। आगे देखो, इसमें देखने वाली बात क्या होगी, आगे देखते हैं। जैसे ये सेट हो जाएगा अपना, आगे देखिए इसमें। हाँ, आगे देखो इसमें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए इसके, इकोनॉमिक्स के काफ़ी बार। कस्टमर प्राइस इंडेक्स, ये भी प्रतिमाह तैयार होता है, प्रतिमाह है, तैयार किया जाता है, ये तैयार किया जाता है। अब इसमें देखो समझने वाली बात क्या, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई, हम कस्टमर प्राइस इंडेक्स की बात कर रहे हैं, प्रतिमाह तैयार किया जाता है डेटा। और कौन कौन तैयार करता है, इसमें दो चीज़ें लेंगे अपन। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए उपभोक्ता, उपभोक्ता मतलब कस्टमर, कस्टमर जैसे कौन कौन से श्रमिक की बात करेंगे, जैसे उद्योग से जुड़े हुए तो औद्योगिक श्रमिक आ जाएंगे, औद्योगिक श्रमिक। जैसे कृषि से जुड़े हुए तो कृषि श्रमिक आ जाएंगे, भाई कृषि भी काम करेंगे, श्रमिक ही तो हैं, कृषि श्रमिक आ जाएंगे। गाँव में जो बेचारे दिहाड़ी मजदूरी करते हैं तो वो आ जाएंगे ग्रामीण श्रमिक। तो तीन चीज़ें तो इक्वल श्रमिक श्रमिक है, लेकिन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ और ग्रामीण यानी रूरल एरिया से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा। और एक इसमें है कि ऐसा आदमी जो गांव और शहरों दोनों से जुड़ा हुआ है, मतलब ग्रामीण एवं शहरी, शहरी हेतु, मतलब इन चारों को शामिल किया जाता है। तो इन जो तीनों के जो डेटा प्रतिमा तैयार करती है वो तो करता है श्रम ब्यूरो, श्रम ब्यूरो शिमला, श्रम ब्यूरो शिमला तैयार करता है। और ग्रामीण व शहरी हेतु जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, हम बात करें सीपीआई की, इसका भी सीपीआई की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ग्रामीण शहरी हेतु जो सीपीआई का जो डेटा तैयार करता है वो करता है एनएसओ, एनएसओ जारी करता है नई दिल्ली, इसका ऑफिस है नई दिल्ली के अंदर। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन तैयार करता है इसको, इस नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशंस, हमें ये पता होना चाहिए। तो हमें ग्रामीण व शहरी सीपीआई का इसका हमें पता चल गया है। और इसमें देखो समझने वाली बात क्या होगी, देखो औद्योगिक श्रमिक के लिए, औद्योगिक श्रमिक के लिए इसका आधार वर्ष बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मोस्ट कर ले, मोस्ट आधार वर्ष। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष है वो है 2001, ये पता रखना है इसको, इंपॉर्टेंट। अगर इसको पूछे तो वो इक्वल 100 में करना है, अगर आपको पूरा पूछे तो आधार वर्ष हो जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का 2001। और श्रम ब्यूरो शिमला के द्वारा देश के औद्योगिक रूप से, देखो श्रम ब्यूरो मैं बात कर रहा हूँ श्रम ब्यूरो की, तो ये मतलब शिमला के द्वारा औद्योगिक रूप से विकसित 78 केंद्रों के द्वारा इसके डेटा तैयार किए जाते हैं। और इसमें समझने वाली बात ये रहेगी कि अखिल भारतीय स्तर पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दिसंबर 2019 में 317 से बढ़कर अगस्त 2020 में 331 रहा है। औसत वार्षिक मुद्रास्फीति की दर भी 4.42% बढ़ी है, तो ये हमें पता होना चाहिए। और इसमें देखो समझने वाली बात क्या है, आपको अगर पूछे इसका आधार वर्ष किसका पूछे, औद्योगिक का, तो इसमें क्या करना है 2001। लेकिन आपको कृषि श्रमिक का पूछे, कृषि श्रमिकों के लिए सीपीआई का आधार वर्ष, दोनों में फ़र्क है, ध्यान रखना इस बात का, दोनों में फ़र्क है। तो इसमें ओनली आपको पूछे
मतलब सीपीआई का ओनली सीपीआई का पूछे तो आपको 2001 करना है, लेकिन कृषि श्रमिकों के लिए पूछे सीपीआई तो इसमें आपको 1986 से 87 ध्यान रखना है विशेष तौर से। 1986 से 87 इम्पोर्टेंट कर ले। और ये सारा इसका जो डेटा है मैंने आपको बताया कि श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा जारी किया जाता है। श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा जारी किया जाता है। श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा जारी किया जाता है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो इसमें अपन WPI और CPI के बारे में समझ रहे थे, जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, मतलब इस इकोनॉमिक सर्वे का। अब हम यहाँ पे समझेंगे, इसी में बहुत प्यारा टॉपिक है ये, मतलब इकोनॉमिक सर्वे का, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज। पंचायती राज हम इसमें पहले समझेंगे विकास, फिर समझेंगे कल के अगले नेक्स्ट वीडियो में पंचायती राज। तो ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास का मतलब सीधा सीधा है कि गांवों के विकास से जुड़ा हुआ है सारा का सारा मैटर। तो हमें इस बात को समझना है कि गांवों के विकास के लिए क्या गवर्नमेंट प्लानिंग ला रही है, क्या योजना ला रही है, कौन सा डिपार्टमेंट ला रहा है, और इससे आज तक क्या हुआ है। तो आज तक गाँवों के विकास के लिए जो भी सरकारों के द्वारा सार्थक प्रयास किए गए हैं, उन प्रयासों को किस योजना के नाम से, किस मुहिम के नाम से, किस प्रोजेक्ट के नाम से, क्या किस प्रकार चलाया जा रहा है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पे 2020 और 21 का इकोनॉमिक सर्वे ग्रामीण परिदृश्य को देखते हैं, हम यहाँ पे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे ग्रामीण विकास और पंचायती राज में पहले टॉपिक लेंगे यहाँ पे ग्रामीण विकास का करंट रिव्यू। और इसमें समझने वाली सबसे बड़ी बात आएगी, इसमें जो शुरू में बात करते हैं तो इसमें करेंगे राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। आजीविका विकास परिषद, ध्यान रखना पहला ग्रामीण विकास के लिए यही आएगा, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, जिसको हम शॉर्टकट में पढ़ते हैं RGAVP, मतलब राजीविका। राजीविका हमें ये पता होना चाहिए। इसकी जो स्थापना, इसकी स्थापना अक्टूबर 2010 में एक स्वायत्त परिषद के रूप में की गई थी। एक स्वायत्त परिषद के रूप में, ये बात हमें पता होना चाहिए। ये ग्रामीण विकास जुड़ी हुई है स्वायत्त परिषद के रूप में, स्वायत्त परिषद के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य था गरीब ग्रामीणों के लिए स्थायी वित्तीय व प्रभावी संस्थानिक आधार सृजन करना, गांवों के लोगों को वित्तीय सहायता देने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करना, और रोजगार सृजन करने के लिए मोटिवेट चीज़ें मतलब व्यवस्थित करना, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए। अब देखो इसमें समझने वाली बात क्या होगी, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे गरीब ग्रामीणों के लिए स्थायी वित्तीय प्रभावी कैसे, जैसे राजीविका द्वारा आजीविका परियोजना, आजीविका परियोजना शुरू करना। अब आपको पूछ लेगा आजीविका परियोजना किस प्रोजेक्ट के तहत चली गई, ये आपको पता हो जाना चाहिए, राजीविका के तहत। इसमें काम क्या है, उद्देश्य गाँव के लोगों को वित्तीय सहायता करना। तो यहाँ पे बात हम यही सीख रहे हैं कि यहाँ पे राजस्थान की जो राजीविका के द्वारा कौन सी योजना चल रही है, तो आजीविका परियोजना बोला है। तो इसी का नाम आगे कहाँ चल रही है, राजस्थान में, तो इसका नाम हो जाएगा राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना। अब इसमें ये पूछ लेगा ये किसके सहयोग से चल रही है, विश्व बैंक के सहयोग से, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब पूछ लेगा राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना किसके सहयोग से चल रही है, यानी इसको वित्त पोषित कौन करता है, विश्व बैंक वित्त पोषित कर रहा है, ये बात पूछ लेगा। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं जहाँ पे उलझ जाते हैं। तो अगर 2020-21 में से अगर इकोनॉमिक्स का रिव्यू का क्वेश्चन पूछे तो आपको ये पता होना चाहिए राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना किसके वित्त पोषित सहयोग से चल रही है, विश्व बैंक के। अगर इसी में दूसरा क्वेश्चन बने, देखो इसी का मैं बताता हूँ आपको, राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना। राष्ट्रीय, हम ग्रामीण विकास की तो बात करें तो ग्रामीण तो आएगा राष्ट्रीय ग्रामीण, लेकिन राष्ट्रीय है ये रूपांतरण, सॉरी राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना। अब इस योजना में जो सहयोग है वो भारत सरकार का सहयोग है, ये आपको पूछ लेगा। भारत सरकार, भाई इसमें किस उपक्रम का सहयोग वित्त पोषित, मतलब इस योजना में पैसा कौन लगा रहा है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना में भारत सरकार पैसा लगा रही है। और ये राजस्थान के 9 जिलों में चल रही है और 36 ब्लॉकों के आधार पर इसको कवर करने की कोशिश की जा रही है, 36 ब्लॉक के आधार पर। तो हमें पता होना चाहिए ये दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट, तो ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर ले, वेरी मोस्ट। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना इसमें आ जाएगी। इसमें यही समझने वाली बात थी, तो हमें आगे यही समझेंगे इसमें।
तो आगे देखो, इसमें आगे देखो, ऐसे ही हम देख रहे हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा का नाम सुना होगा, जिसको नरेगा बोलते हैं गाँव के अंदर, जॉब कार्ड वर्क सिस्टम। तो इसमें दूसरी चीज़ समझनी पड़ेगी, तो महात्मा गांधी आज से नहीं 2006 से चल रही है। महात्मा गांधी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसको बोलते हैं मनरेगा, MGNREGA, मनरेगा। और इसका जो उद्देश्य था, ये उद्देश्य भी कई बार पूछा गया है, रोजगार व समावेशी विकास, ये हमें पता होना चाहिए। और इसको 1 अप्रैल पता होना चाहिए, 1 अप्रैल 2008 को संपूर्ण राजस्थान में लागू कर दिया था। ये तो आपको पता ही होगा। 100 दिन में रोजगार देने की गारंटी दी गई थी इस योजना के तहत। और अगर कोई भी व्यक्ति जॉब कार्ड बनवाता है, मतलब मनरेगा यानी नरेगा कार्ड बनवाता है, उसको 15 दिन में जॉब दिलाने की गारंटी होती है। अगर 15 दिन में जॉब नहीं दिया जाता तो उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। अगर 5 किलोमीटर दायरे में है तो ठीक बात है, लेकिन उससे एक्स्ट्रा था तो उसको एक्स्ट्रा चार्ज भी दिया जाता है। तो ये चीज़ें हैं बेसिक। तो ये योजना कहाँ तक पहुँची, क्या क्या इसका विकास कार्यक्रम हुआ, तो ये आज से नहीं पुरानी योजना है, तो इसमें करंट पे रिव्यू कर रहे हैं इसका, तो आपको पता होना चाहिए। आप भी अपने स्तर पर, ये बहुत लंबा चीज़ है, अपने स्तर पर पता करें, मैंने रिव्यू के तौर पे इसको बताया है। अगर आप ऐसे पूछे प्रधानमंत्री आवास योजना, तो इसका भी हमें पता होना चाहिए। इसकी जो शुरुआत हुई थी 20 नवंबर 2016 को। 20 नवंबर 2016 को कहाँ से होती है? आगरा से। प्रधानमंत्री आवास योजना, इसकी ऐसे संसद आदर्श ग्राम योजना, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना, जो ग्रामीण विकास को बढ़ावा देती है। तो ऐसे हम एक इम्पोर्टेंट योजना की बात कर रहे हैं, मैं इम्पोर्टेंट डेटा ले रहा हूँ यहाँ पे। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें देखो क्या होता है, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, प्रत्येक सांसद अपने संसदीय क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए की राशि के कार्य हेतु जिला कलेक्टर को अनुशंसा कर सकता है। मतलब जिला कलेक्टर को बोल सकता है कि 5 करोड़ तक की राशि लेके, मतलब कैसे स्थानीय, मतलब संसद क्षेत्र का विकास करना है, कैसे जो नीचे पिछड़े वर्ग के जो लोग उनको ऊपर उठाना है, ये सारी ऐसी जानकारी है इसमें। तो आपको योजना का नाम होना चाहिए कि सांसद, मतलब इसमें एक बात पता होनी चाहिए, प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए की राशि के कार्य हेतु जिला कलेक्टर को अनुशंसा कर सकता है। जिला कलेक्टर को अनुशंसा कर सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे इसमें एक इम्पोर्टेंट योजना डिस्कस और कर लेते हैं, जैसे मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो मेवात का आपको पता है, मेव जाति से, और मेव जाति का नाम लेते ही अलवर भरतपुर का क्षेत्र आ जाएगा। अलवर भरतपुर के में मेव बहुलीय, यानी जो 12 खंडों में विभाजित है, मेव बहुल्य क्षेत्रों में, मतलब मेव जाति है जो हिंदू कन्वर्टेड मुसलमान जाति है। मेवात अलवर भरतपुर में मेव बहुल्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को सर्जन कर क्षेत्र के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि मेवा क्षेत्र कार्यक्रम अलवर भरतपुर में बहुल्य क्षेत्रों में इनका आधारभूत सुविधाओं का और अवसर, मतलब उसका सर्जन करने के लिए ये योजना चल रही है। तो आपको ये पता होना चाहिए मेवा क्षेत्र विकास कार्यक्रम अलवर भरतपुर। ऐसे आपको पूछ ले डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सारा का सारा बीहड़ क्षेत्र आ जाएगा। बीहड़ क्षेत्र इसमें जो मतलब सकरी जो घाटियों का क्षेत्र है, जैसे चंबल नदी है, उसका पूरा का पूरा बीहड़ क्षेत्र आ जाएगा। तो वहाँ पे आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने के लिए राज्य के 8 जिले, जैसे आपको पता होना चाहिए 8 जिले, इसमें 8 जिलों में आ जाएगा सवाई माधोपुर आ जाएगा, इसमें करौली आ जाएगा, धौलपुर आ जाएगा, ये पता होना चाहिए। ये जिले में बता रहा हूँ जो 12 आ जाएगा, इसमें झालावाड़ आ जाएगा, भरतपुर आ जाएगा, कोटा आ जाएगा, बूंदी आ जाएगा,
इन जिलों को शामिल किया गया है। इन मतलब अगर आपको पूछे जिले कितने डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम में, तो 8 जिले हैं: सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, बारां, झालावाड़, भरतपुर, कोटा, बूंदी। अगर पंचायत समितियां पूछे तो 26 पंचायत समितियां सम्मिलित की गई इसमें, 26 पंचायत समितियां। अगर गांव की संख्या पूछे तो 394 गाँवों को शामिल किया गया है, गाँवों को शामिल किया गया है। ये बात हमें बड़े साफ से याद होनी चाहिए, ये बात सीखनी थी हमें। तो ये डांग क्षेत्र का जाएगा। ऐसे ही अगर ग्रामीण विकास के एरिया को शामिल कर लिया जाए तो इसमें एक योजना चालू कर रखी है, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये भी हमें पता होना चाहिए। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में अपन देखें तो इसमें आ जाएगा, जैसे अजमेर आ जाएगा, भीलवाड़ा आ जाएगा, इसमें पाली, चित्तौड़, पाली, चित्तौड़ और राजसमंद, पाली, चित्तौड़, राजसमंद जिलों को के खंडों को जो जनजाति क्षेत्रीय विकास योजना में शामिल नहीं है। जनजाति क्षेत्रीय विकास योजना अलग है, तो यहाँ पे चल रही है मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। दोबारा बोल रहा हूँ मैं, अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़, राजसमंद जिलों के 16 खंडों में जनजाति क्षेत्रीय विकास योजना कार्य में शामिल नहीं है ये जिले। तो इनको मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में शामिल करके, मतलब मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में ये जिले शामिल हैं। और इनका आर्थिक मतलब पैसे की बात करें, सामाजिक स्तर में सुधार लाने तो इसके अंतर्गत जल ग्रहण विकास, सिंचाई, पशुपालन, पेयजल, विद्युतीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि योजनाओं पे ध्यान दिया जा रहा है यहाँ पे। तो ये मगरा क्षेत्र का विकास कार्यक्रम है। तो ये लोकेशन हमें पता होनी चाहिए। लोकेशन के क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसे आपको पूछे सविवेक जिला विकास योजना, सविवेक जिला विकास योजना, सविवेक जिला विकास योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 2005 से। शुरुआत पता होना चाहिए 2005 और 6 से। और ये जिला कलेक्टर के तहत आती है, ये अधिकृत योजना है। जिला कलेक्टर अधिकृत योजना है, ये आपको पता होना चाहिए, अधिकृत योजना है। तो सविवेक यानी मतलब खुद की इच्छा से गांव के लोगों का विकास करने के लिए किसी भी जिले का कलेक्टर आस्थान का मतलब सविवेक जिला विकास योजना के तहत कोई काम जारी कर सकता है। ये बात हमें सीखनी थी, ये बात हमें पता होनी चाहिए। सो सविवेक जिला विकास योजना, इसमें कुछ चीज़ें और बची है जो अपन ले ही लेते हैं, फिर अपन इसमें अगला टॉपिक पढ़ेंगे पंचायती राज का, तो इसमें समझ आएंगे। आगे देखो, इसमें महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना, ये इम्पोर्टेंट है। महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना, महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना मतलब गांधी जी की 150वीं जयंती थी 2019 के अंदर। तो इस अवसर पर 27 नवंबर 2019 को इस योजना को शुरू किया गया। हमें यह पता होना चाहिए। तो इसके अंतर्गत प्रत्येक जिले के मतलब प्रत्येक जिला होगा, इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले के एक गांव का चयन कर उसे गांधीवादी मूल्यों के अनुसार विकसित किया जाएगा। ये हमें पता होना चाहिए, विकसित किया जाएगा। आपको ये पूछ लेगा कि किस योजना के तहत प्रत्येक जिले के एक गांव को गांधीवादी मूल्यों के अनुसार विकसित किया जाएगा, तो महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना के तहत। शुरुआत कब हुई? 27 नवंबर 2019 को। गांधी जी की 150वीं जयंती थी 2019 के अंदर। तो इसमें देखो परिवार कल्याण कार्यक्रम भी चलाए गए थे, ये चल रही है अभी, इसका रिव्यू में अब इसको डिस्कस कर रहे हैं। स्वास्थ्य एवं पोषण कार्यक्रम भी चलाए गए थे, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए गए थे। एक अच्छा सा शो भी आया था, मेरा गाँव मेरा गौरव, मेरा गाँव मेरा गौरव। मैं एक अच्छी बात बता रहा हूँ यहाँ पे, मेरा गाँव मेरा गौरव, मेरा गौरव कार्यक्रम भी चला था। ये महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना के तहत ही चला था, पूछ लेगा, ये आपको पता होना चाहिए। इसी के तहत एक योजना चली थी इसी से पहले, स्मार्ट विलेज मतलब गांव। और इस योजना की शुरुआत हुई थी 2017 और 18 के अंदर शुरू, पता होना चाहिए। अब इसमें रीजन क्या था? 3000 से अधिक, मतलब जिन गाँवों की संख्या 3000 से अधिक है
कई गांव तो 2,500, 2,000, 1500 गांव बने हुए हैं। 3,000 से अधिक आबादी वाले गांवों में शहरों जैसी आधुनिक सुविधा के साथ गांवों को विकसित करना। तो 3,000 अधिक से अधिक आबादी वाले गांवों में शहरों जैसी फैसिलिटी, शहरों जैसी सुविधाएं, यानी आधुनिक सुविधाएं के साथ गांवों को विकसित करना था। इसमें 3275 गांवों का सिलेक्शन किया गया था, गांवों को चयन किया गया था। ये हमें पता होना चाहिए। इसी में एक सबसे बढ़िया बात और कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, वेरी मोस्ट, तो इस लेक्चर का यही करेंगे अपन, बायोफ्यूल प्राधिकरण योजना। बायोफ्यूल प्राधिकरण योजना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट कर दिया मैंने पहले। बायोफ्यूल प्राधिकरण योजना, देखो इसमें क्या है, देश में सर्वप्रथम राजस्थान में 2007 में बायोफ्यूल नीति अपनाई गई थी। देश में सर्वप्रथम राजस्थान में 2007 में बायोफ्यूल की नीति अपनाई गई। इसको समझना पड़ेगा, आगे भी काम आएगी ये बातें हमारी नेक्स्ट क्लासों में। देश में सर्वप्रथम राजस्थान में 2007 में बायोफ्यूल की नीति अपनाई गई थी और राजस्थान में बायोडीजल नियम 2019 को लागू कर दिया गया था। ये भी बात हमें पता करना है। राजस्थान में बायोडीजल, इसको समझ लेंगे, एक बार समझ लो ये बात। राजस्थान बायोडीजल नियम 2019 में लागू कर दिया गया था। तो ये होगा क्या इसमें, देखो जो मनरेगा योजना पढ़ी थी अपन ने, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जो भी पीछे पड़ी थी, तो हमें पता होना चाहिए। तो उस मनरेगा के अंतर्गत 320 करोड़ रतन जोत का नाम सुना होगा, रतन जोत और करंज का पौधारोपण किया गया, पौधारोपण किया गया। और नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम के अंतर्गत राज्य के 20 जिलों में 140 लाख रतनजोत, करंज, महुआ व नीम के पौधों का रोपण किया गया। तो हम यहाँ पे एक बात और समझ लेते हैं, नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स, इनसे तेल निकलता है ना, जैसे हेलीकॉप्टर का, एंड ऑयल पॉम, इंग्लिश में है सारा, ऑयल पॉम। इसके अंतर्गत राज्य के 20 जिलों में 1.40 लाख रतनजोत का नाम सुना है, करंज, अभी बोला ऊपर मैंने करंज, ये भी रतनजोत की तरह है, महुआ, नीम, इनका रोपण किया गया है। तो ये आपको पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट करना, ये बातें करंट की पढ़ रहे हैं अपन, ये बातें पूछ ली जाएगी। ऐसे ही अपन ने बात की सांसद आदर्श ग्राम योजना, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना, तो हमने इसमें जो भी बातें की, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मगरा सेक्टर से विवेक जिला विकास, महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना, स्मार्ट विलेज, इसमें मेवात क्षेत्र विकास, ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे थे ग्रामीण विकास के तहत इकोनॉमिक्स के सर्वे में। हम जो नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे बहुत ही शानदार पंचायती राज का डेटा, जहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो आप सब इसके नोट्स बनाएं, लिखें, रिव्यू दें, कमेंट करें कैसा क्या फील हो रहा है। मैं चाहता हूं कि इस कोरोना टाइम में आपका पढ़ाई बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो और आपको कुछ ना कुछ जुड़ाव रहे कि हाँ सर ने हमारे लिए मेहनत की है तो हम भी करते रहें। आप अपने लक्ष्य को ना भूलें, आपको मोटिवेशन मिलता रहे और चीज़ें मिलती रहे। 30 मिनट पढ़ाता हूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है, 30 मिनट को आप आराम से याद करें। ऐसा ना ले कि भाई बेसिक बातें नहीं करेंगे चल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो आप लिखें और लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे भी मोटिवेट मिलेगा, तो आपके लिए मैं अच्छा डेटा तैयार कर पाऊँगा। ओके, थैंक यू।